सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। तो कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव होता है और इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव या फिर वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव या फिर वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है इसे। तो देखिए, इसी दौरान 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई थी। तो 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में, यहाँ पर ग्वालियर लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, र की जगह आ की मात्रा रहेगा। तो ग्वालिया टैंक के मैदान में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई। उसके बाद अगले दिन भी ये बैठक चला। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वर्धा प्रस्ताव या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पहले ही पारित हुआ था, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी मंजूरी मिलती है 8 अगस्त 1942 को। तो आपको ध्यान देना है कि इसकी मंजूरी जो है 8 अगस्त 1942 को मिलती है। इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिससे देश की जनता जो है काफी ज्यादा प्रोत्साहित हुई थी। अब आगे देखिए, फिर अगले दिन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी नेता जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। तो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो 9 अगस्त 1942 को यहाँ पर गिरफ्तार हो जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस समय जर्मनी गए हुए थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सुभाष चंद्र बोस जो है इस समय जर्मनी गए हुए थे। बाद में वो जर्मनी से जापान और जापान से होते हुए सिंगापुर आते हैं और सिंगापुर में रासबिहारी बोस के द्वारा उन्हें आजाद हिंद फौज का कमान दिया जाता है। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। यहाँ पर देखिए, 9 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन, मतलब किसी के भी नेतृत्व में नहीं रहता और जनता के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जीरो हावर क्या था। तो ऑपरेशन जीरो हावर के तहत 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी नेता को गिरफ्तार किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, गिरफ्तारी के बाद गांधी जी एवं सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में कैद किया जाता है। तो जब गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है या फिर कैद कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, गिरफ्तार होने से बचे कुछ नेताओं ने छिपकर जन आंदोलन किया, जिनमें से प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण,
अरुणा आसफअली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी और इत्यादि। तो ये जो थे गिरफ्तार होने से बच जाते हैं और ये जन आंदोलन जो है वो छिपकर चलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आगा खां पैलेस में गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया था। इसके अलावा उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। तो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? तो उषा मेहता ने। उसके बाद देखिए इस समय जो है क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार की गठन की थी। समानांतर सरकार मतलब कुछ स्थानों पर जहां पर अंग्रेज शासक थे उसे हटाकर अपनी सरकार की स्थापना की थी इस समय क्रांतिकारियों ने। तो पहली समानांतर सरकार थी बलिया, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि पहली समानांतर सरकार बलिया थी, जिसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तू पांडे। याद रखिएगा नाम को कि चित्तू पांडे थे पहली समानांतर सरकार की नेतृत्वकर्ता। इसके अलावा मुंबई के सतारा में, बंगाल के मिदनापुर में व बिहार के कुछ स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। और समानांतर सरकार मतलब अंग्रेजी शासक को वहां से हटाकर खुद शासन करने लग जाना। आगे देखिए, जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने अपना दमन चक्र स्टार्ट कर दिया। अब जो भारत शासन आंदोलन था उस पर दमन चक्र मतलब उसे दमन करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, जिससे करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 10,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है जब ब्रिटिश सरकार दमन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है गांधी जी काफी ज्यादा निराश होते हैं और गांधी जी ने अपना उपवास स्टार्ट कर दिया। फरवरी 1943 को गांधी जी ने उपवास रखा था 21 दिन का, और उसका कारण था सरकार के दमन नीतियों के विरोध में। ये जो ब्रिटिश सरकार है जिन्होंने दमन चक्र चलाया था उसके विरोध में गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा था। देखिए हम लोग लाइन से पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इन सभी को अरेंज करें। तो गांधी जी ने यहाँ पर 21 दिन का उपवास रखा था। उसके बाद देखिए सी राजगोपालाचारी फार्मूला, जो कि 10 जुलाई 1944 को लाया गया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत रूप से एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और भविष्य में भारत का विभाजन इसी फार्मूले के तहत होता है। तो यही जो था श्री राजगोपालाचारी का फार्मूला, जो कि 10 जुलाई 1944 को दिया गया था और उसी के तहत भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान के मांग को भी स्वीकारा गया था। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि सी राजगोपालाचारी का फार्मूला कब लाया गया था, तो 10 जुलाई 1944 को। इसके बाद आगे देखिए,
फिर भारत में वेवेल योजना लाया जाता है 4 जून 1945 को। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल और इन्हीं के द्वारा लाया जाता है वेवेल योजना। लेकिन यह योजना भी भारत में जो संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था उसमें असफल रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात थी, भारत जो चाहता था पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहता था, खुद की सरकार चाहता था और अविभाजित भारत चाहता था, मतलब भारत का विभाजन नहीं चाहता था। तो ये जो है वेवेल योजना वो भारतीयों की मांगों के अनुसार नहीं था, इसलिए ये भी जो है असफल हो जाता है। डेट याद रखिएगा कि 4 जून 1945 को लाया गया था। आगे देखिए, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। तो यह सम्मेलन केवल वेवेल योजना पर विचार के लिए बुलाया गया था, जहां भारत से 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो शिमला सम्मेलन जो होता है वो वेवेल योजना पर विचार करने के लिए बुलाया गया था और ये सम्मेलन जो है असफल रहता है। तो इसका भी डेट याद रखना है आपको। उसके बाद होता है नौसेना विद्रोह, जो कि 18 फरवरी से 25 फरवरी 1946 तक होता है। तो INS तलवार नामक जहाज के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। तो INS तलवार नाम का जहाज था जिसके भारतीय सैनिकों ने ये विद्रोह चालू किया था। इस जहाज में अंग्रेज सैनिक भी थे और भारतीय सैनिक भी थे, दोनों सैनिक थे, लेकिन भारतीयों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था, अंग्रेज सैनिकों को पौष्टिक भोजन दिया जाता था। साथ ही अंग्रेज सैनिक जो है भारतीयों पर नस्लभेदी टिप्पणी करते थे और साथ ही सैनिकों का अपमान करते थे। और तीसरा कारण था सैनिकों में असमान वेतन। अंग्रेज सैनिकों को ज्यादा वेतन दिया जाता था, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। तो इन सभी कारणों के कारण जो भारतीय सैनिक है विद्रोह कर देते हैं, जिसका मुख्य केंद्र बनता है मुंबई। मुंबई जो है इसका मुख्य केंद्र बनता है और लगभग 20,000 सैनिक जो है इस विद्रोह को स्टार्ट करते हैं। और देखते ही देखते ये सैनिकों का विद्रोह जो है भारत में बहुत ही बड़ा विद्रोह बन जाता है। तो लगभग 3 लाख मजदूर जो है इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। जो नौसेना विद्रोह जो कि INS तलवार नामक जहाज से स्टार्ट हुआ था, वो जो है आम विद्रोह ना बनकर एक व्यापक विद्रोह बन जाता है और इसका जो मुख्य केंद्र रहता है वो मुंबई रहता है। मुंबई और कराची दो इसके मुख्य केंद्र थे। इस समय विद्रोह जो है इतना व्यापक हो जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को पता चल जाता है कि अब भारत में रहना संभव नहीं है। इसमें विशेष बात देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिकों तथा अंग्रेजों के मध्य में मध्यस्थता करवाया था। मतलब अंग्रेज और सैनिक के मध्य जो विवाद था उसका निपटारा करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो नौसेना विद्रोह हुआ था उसको शांत कराया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।